हेलो, मैं रिजवान रिजवी मध्य विद्यालय सिलौटा प्रखंड चांद और ज़िला कैमूर से हूँ। आज मैं आपके सामने गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पे बात करने जा रहा हूँ। अवधारणा है अनुमान लगाना। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम सभी के ज़िंदगी में शामिल है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रहा हूँ। उधर से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रही है। मैंने अनुमान लगाया है कि उस ट्रक के आने से पहले मैं रोड क्रॉस कर जाऊंगा। मैंने यहाँ पे समय का अनुमान लगाया। मान लीजिए मेरे घर में कुछ गेस्ट आते हैं। मैंने अनुमान लगाया है कि उनके खाने पीने के लिए कितने खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी। मैं दाल बनाता हूँ, मैंने अनुमान लगाया है कि उसमें कितनी मात्रा में नमक डाली जाए ताकि बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो, बहुत ज़्यादा फीका ना हो। यहाँ पे मैंने मात्रा का अनुमान लगाया है। मैं एक घर बनाना चाहता हूँ तो मैंने अनुमान लगाया है कि उसमें कितनी धनराशि लगेगी। मैंने यहाँ पे मुद्रा का अनुमान लगाया है। मैं अपने घर में वायरिंग कराना चाहता हूँ तो मैंने अनुमान लगाया है कि कितने मीटर तार से मेरे घर की वायरिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लंबाई का अनुमान लगाया है। बास्केटबॉल का खेल आपने देखा होगा, खिलाड़ी अनुमान लगाकर फेंकता है बॉल को ताकि वो बास्केट के अंदर चला जाए। क्रिकेट के खेल में भी यही होता है। बैट्समैन अनुमान लगाता है कि बॉल किस स्पीड से आएगी, किधर मुड़ेगी, मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है कि बैक फुट पे खेलना है, बैट के किस हिस्से से बॉल को हिट करना है ताकि रन मिले। अगर अनुमान सही हुआ तो आपको रन मिलता है, नहीं हुआ तो आप बोल्ड आउट और कैच आउट भी हो सकते हैं। आप जब रन ले रहे होते हैं तब आप अनुमान लगाते हैं कि बॉल के वापस आने तक आप रन ले लेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप रन आउट भी हो सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। आप सोचिए आप कहाँ कहाँ पे अनुमान लगाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और अच्छा अनुमानकर्ता बनने के लिए, एक गुड एस्टिमेटर बनने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। अनुमान तो सभी लगाते हैं, लेकिन जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा गुड एस्टिमेटर, अच्छा अनुमानकर्ता बनेगा। आप बनना चाहेंगे? अगर आप बनना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस जादुई नगरी में, जहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं अनुमान लगाने पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं जो भी उदाहरण प्रस्तुत करूँगा उसका सत्यापन भी करूँगा। मेरा पहला उदाहरण है दुनिया के सबसे खूबसूरत चित्रों में से कुछ चित्र। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दुनिया के सबसे खूबसूरत चित्रों में से कुछ चित्र हैं। ये आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज और ये बिल्ली की आकृति है। आपको अनुमान लगाना है कि इन आकृतियों में से सबसे अधिक परिमिति किसका है, सबसे अधिक परिमाप किसका है। आप जानते हैं परिमाप का मतलब होता है इन सरल आकृतियों के बनी रेखाखंडों का लंबाइयों का जोड़। आयत के चारों भुजाओं का जोड़, वर्ग का चारों भुजाओं का जोड़, या समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जोड़, ये सब इनकी परिमिति होगी। आप अनुमान लगाइए किसकी परिमिति सबसे अधिक है और किसकी परिमिति सबसे कम है। मैंने ये प्रश्न 18 बड़े बड़े समूहों से पूछा है और बड़ी चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। आपका क्या जवाब है, आपका क्या अनुमान है, चलिए देखते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने 21 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई है 29.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, 2 गुने 44.4 सेंटीमीटर यानी कि 88.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़। इसकी एक भुजा है 42 सेंटीमीटर, दूसरी 29.7 सेंटीमीटर, तीसरी 29.7 सेंटीमीटर यानी परिमाप है 101.4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, चारों भुजाओं का जोड़। इसकी पहली भुजा 29.4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर, तीसरी 29.4 सेंटीमीटर, चौथी 15 सेंटीमीटर यानी कि 88.8 सेंटीमीटर। बिल्ली की आकृति का परिमाप, 14 रेखाखंडों के लंबाइयों का जोड़। ये इसके 14 रेखाखंडों के लंबाइयों का जोड़ 153 सेंटीमीटर आता है। तो जिन लोगों का ये अनुमान था कि बिल्ली की आकृति का परिमाप सबसे अधिक है और वर्ग का परिमाप सबसे कम है, उनका अनुमान सही था। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे इन्हीं चित्रों पे।
अब आपको ये बताना है कि इन चित्रों में आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है या वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है या बिल्ली की आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है या त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अनुमान लगाइए। मैंने 18 बड़े बड़े समूहों में इस क्वेश्चन को पूछा है और मुझे बड़े चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। आपका क्या जवाब है? अनुमान लगाइए। लगा लिया आपने अनुमान। अब देखिए इसके क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, इसको सत्यापित करने के लिए हमें इन चित्रों का क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन इन चित्रों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक जादू दिखाता हूं। देखिए मेरे पास टैनग्राम है और मैं इन टैनग्राम के टुकड़ों से इन चित्रों को ढकने की कोशिश करूंगा। आप गौर से देखिए और फिर बताइएगा कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। देखिए मैंने आयत को ढकने की कोशिश कर रहा हूँ टुकड़ों, इन 10 ग्राम के टुकड़ों से। ये देखिए, ये तीसरा टुकड़ा लगा, ये चौथा टुकड़ा लगा, ये पांचवा टुकड़ा यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और उसके बाद ये छठा टुकड़ा यहाँ पे लग रहा है और ये सातवां टुकड़ा यहाँ पे लगा। अब आप देखिए कि इन सातों टुकड़ों ने 10 ग्राम को पूरी तरह से ढक लिया है। चलिए देखते हैं वर्ग के केस में क्या होता है। वर्ग के केस में ये देखिए, ये 2 टुकड़े मैंने इस तरह से लगा दिए वर्ग के केस में। अब यहाँ पे एक ये छोटा वाला वर्ग लगा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल और उसके बाद यहाँ पे मैं ये इसको लगा रहा हूँ, एक त्रिभुज और लग गया यहाँ पे। ये त्रिभुज यहाँ पे ऐसे लग रहा है और ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखिए ये वर्ग भी जो है पूरी तरह से ये सातों टुकड़े इस वर्ग को भी पूरी तरह से ये ढक ले रहे हैं, इसके बाद देखिए मैं इन टुकड़ों से इस त्रिभुज के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये पहला टुकड़ा लगा दिया, ये दूसरा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगाया, ये तीसरा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगाया, इसके बाद तीसरा टुकड़ा मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया, इसके बाद ये चौथा टुकड़ा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, चौथा टुकड़ा यहाँ पे लगा, ये हो गया चौथा टुकड़ा। इसके बाद यहाँ पे जो है वर्ग को मैंने लगाया, यहाँ पे एक त्रिभुज लगा दिया, ये छठा टुकड़ा है यहाँ पे और ये सातवां टुकड़ा यहाँ पे लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सातों टुकड़े मिलके इस त्रिभुज को भी ढक ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज के केस में क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के पहला टुकड़ा यहाँ लग गया, ये दूसरा टुकड़ा यहाँ लग गया, ये तीसरा टुकड़ा यहाँ लगा, ये चौथा टुकड़ा यहाँ पे लगा, ये पांचवा टुकड़ा यहाँ पे लगा और ये छठा टुकड़ा यहाँ पे लगाया मैंने और ये सातवां टुकड़ा यहाँ पे लगा। देखिए ये क्या हो रहा है कि ये सातों टुकड़े मिलके इस समांतर चतुर्भुज को भी पूरी तरह से ढक ले रहे हैं। चलिए बिल्ली के केस में देखते हैं। बिल्ली के केस में ये पहला टुकड़ा लगा, ये दूसरा टुकड़ा यहाँ पे मैंने लगाया बिल्ली के केस में, ये तीसरा टुकड़ा यहाँ पे लगा, ये चौथा टुकड़ा यहाँ पे लगा, ये पांचवा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगाया, ये छठा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगाया और ये सातवां टुकड़ा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस तरह से मैं देखता हूँ कि बिल्ली का भी पूरी तरह से ये ढक ले रहा है सातों टुकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से किसी ने ये अनुमान लगाया है कि सारे क्षेत्रफल बराबर है, सारे आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है, उनका अनुमान सही है। अब देखिए गणितीय रूप से भी हम इन चित्रों के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग की एक भुजा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 29.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा करने पे आता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अभी जो त्रिभुज है इसका
आधार 42 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार है 29.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बिल्ली की आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए टैन ग्राम के सभी टुकड़ों को, सभी टुकड़े या तो त्रिभुज के आकार के हैं या वर्ग के आकार के हैं या समांतर चतुर्भुज के आकार के, उन टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल के अलग अलग सातों टुकड़ों का जोड़ना होगा। जब जोड़ा गया तो देखा गया कि इनका भी क्षेत्रफल कितना आता है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे आकृतियों का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सारे आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जिन लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि सारे टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर है, उनका अनुमान सही था। अब देखिए, आपने परिमिति का अनुमान लगाया, क्षेत्रफल का अनुमान लगाया, आपके से कुछ का अनुमान सही हुआ, कुछ का गलत हुआ, लेकिन एक सही अनुमानकर्ता बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक सही गुड एस्टिमेटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सरल रेखाखंडों से आप आकृतियां बनाइए और उसका अनुमान लगाइए। अनुमान लगा के फिर उसको सत्यापित करिए कि आपका अनुमान सही है कि गलत है। अगर आप बराबर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे अनुमानकर्ता बनेंगे। उम्मीद है आप एक अच्छे अनुमानकर्ता बनना चाहेंगे। मेरा दूसरा उदाहरण है दो संख्याओं के जोड़ का, घटाव का और गुणा का अनुमान लगाना। लेकिन दो संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा का अनुमान लगाने के लिए हमें एक टेक्निक सीखना पड़ेगा, उसको कहते हैं सन्निकटन। आइए देखते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं एस्टिमेशन बाय एप्रोक्सीमेशन, यानी कि सन्निकटन द्वारा अनुमान लगाना। अब सन्निकटन क्या है? कोई भी संख्या को लेते हैं तो उस संख्या के किसी स्थान के अंक को देखते हैं। उस अंक के ठीक दाहिनी तरफ अगर 0, 1, 2, 3, 4 आता है तो उस अंक को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और दाहिनी तरफ के हर अंक के जगह पे 0 लिख देते हैं। और अगर उस अंक के ठीक दाहिनी तरफ 5, 6, 7, 8, 9 आता है तो उस अंक को 1 से बढ़ा देते हैं और दाहिनी तरफ के अंक को 0 लिख देते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, 6745। अब देखिए, हम इस चाहते हैं कि दहाई के स्थान तक सन्निकट करें इसको। तो दहाई के स्थान तक सन्निकट करने के लिए हम दहाई के ठीक बाद वाला अंक देखते हैं, ये 5 है, यानी इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 6750, यानी कि 6745 जो है दहाई के स्थान तक सन्निकट होके 6750 हो जाता है। अगर हम सैकड़ा के स्थान पे सन्निकट करते हैं तो 6745 को सैकड़ा के स्थान पे अगर हम सन्निकट करना चाहते हैं तो सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे 7 है, इसके ठीक दाहिनी तरफ 4 है, यानी कि इस कैटेगरी में है। इसको बढ़ाएंगे नहीं, इन दोनों स्थानों पे 0 लिख देंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6700। यानी कि सैकड़ा के स्थान तक 6745 का सन्निकट मान जो होगा वो 6700 होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि हम 1000 के स्थान पे इसको सन्निकटन करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1000 के स्थान पे यहाँ पे 6 है, इसके ठीक दाहिनी तरफ 7 है, इस कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि इसको 6 को 1 से बढ़ा देंगे, बाकी स्थानों पे 0 लिखेंगे, तो ये 6745 को 1000 के स्थान तक सन्निकट वैल्यू इसका हो जाएगा 7000, यानी कि इसको राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगा 7000। अब इस टेक्निक का यूज करके हम लोग जोड़, घटाव, गुना करते हैं, जो कि उसका अनुमान लगाते हैं। देखिए, मेरा पहला उदाहरण मान लीजिए कि 678 में हम जोड़ना चाहते हैं 345। मान लीजिए हम जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सैकड़ा के स्थान तक इसको सन्निकट करके जोड़ लें। तो सैकड़ा के स्थान पे यहाँ पे 6 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 के ठीक बाद में दाहिनी तरफ 7 है, यानी कि ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, बाकी स्थानों पे 0 लिखेंगे, यानी कि 678 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट वैल्यू 700 होगी। उसी तरह से यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे 345 है,
तो 345 है, इसके ठीक दाहिनी तरफ 4 है, यानी इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आ जाता है। तो हम इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो 345 का सैकड़ा के स्थान तक सन्निकट वैल्यू जो है वो 300 के बराबर, यानी 345 300 के ज्यादा नजदीक। अब इन दोनों को हम मेंटली जोड़ सकते हैं, यानी कि 700 में 300 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये पहला उदाहरण था हमारा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 7645 है, उसमें हम घटाना चाहते हैं 3458 घटाना चाहते हैं। अब इसको घटा रहे हम 1000 के स्थान पे, मान लीजिए कि हम इसका सन्निकट वैल्यू करते हैं, यहाँ पे 1000 के स्थान पे 7 है, इसके ठीक बाद में 6 है, इसका मतलब ये 5 से बड़ा है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो इसका 7645 का सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 8000 के बराबर। यानी ये एक अंक से बढ़ गया, बाकी स्थान पे 0 लिख दिए। यहाँ पे 1000 के स्थान पे 3 है, तो इसके ठीक बाद में ठीक दाहिनी तरफ 4 है, यानी कि इसको ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ेगा। अब बाकी स्थानों पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो इसका 3458 जो है वो 3000 के ज़्यादा करीब है, यानी कि इसको हम दिमागी तौर पे मेंटली तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 8000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 5000। इसको आप जब सत्यापित करेंगे, एक्चुअल जोड़ लेंगे, एक्चुअल घटाव लेंगे, तो देखेंगे कि वो आंसर उसी के आसपास आता है। मान लीजिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण में हम ले रहे हैं, मान लीजिए 6778 को हम गुना करना चाहते हैं 3275 से गुना करना चाहते हैं। तो गुना के नियम में जो सबसे बड़ा स्थान होता है उसी को सन्निकट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्थान इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का है। 1000 के जगह पे 6 है, 6 के ठीक दाहिनी तरफ 7 है, इसका मतलब 6 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 को 1 से बढ़ाएंगे तो इसका 6778 का सन्निकट मान हो जाएगा 7000। उसको गुना करना, यहाँ पे 1000 के स्थान पे 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 3 के ठीक दाहिनी तरफ 2 है, इसका मतलब ये ज्यों का त्यों रहेगा नियम के अनुसार। तो इसका जो है सन्निकट मान हो जाए 3275, 3000 के ज़्यादा करीब है। अब इन दोनों को गुना हम मेंटली कर सकते हैं, ज़बानी कर सकते हैं। 7 को 3 से गुना करना है, 7 तिया 21, अब बाकी 6 जीरो यहाँ पे बिठा देना है, यानी इन दोनों का गुना। इसको जब आप एक्चुअली गुना करेंगे और आपका जो आंसर है उससे जब मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर उसके करीब है। सन्निकटन द्वारा अनुमान लगाना ये बहुत मज़ेदार है। आप कोई भी दो संख्या लीजिए और दोनों संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुना करिए। आप सैकड़ा के स्थान पे सन्निकट करके गुना करिए, फिर दहाई के स्थान तक सन्निकट करके मेंटली गुना करिए या जोड़िए या घटाइए, तो आप देखिएगा कि आपका आंसर जैसे जैसे जब आप दहाई के स्थान तक सन्निकट करके आप उसका जोड़ घटा गुना करते हैं तो वो आंसर आपके रियल आंसर से ज़्यादा करीब होगा। बहरहाल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक गुड एस्टिमेटर बनेंगे, अच्छे अनुमानकर्ता बनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे अनुमानकर्ता बनना चाहेंगे। है किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या का अनुमान लगाना। अब मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 100 और इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये 10 में कुल अंक कितने हैं, 1 अंक, और ये हो गया 2 अंक। तो हम कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालने पे उसमें कुल अंक कितने होंगे उसका अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम ये एक वर्गमूल लेते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कुल कितने अंक होंगे। इसको बताने का, किसी भी पूर्ण वर्ग के संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे इसको बताने का एक बहुत ही आसान नियम है। आप यहाँ पे बार देते जाइए, 1 बार, 2 बार, ये हो गया तीसरा बार, यानी कि 3 बार है तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इसका वर्गमूल होता है 140। तो देखिए ये 3 अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 7056। अब आप बताइए कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कुल कितने अंक होंगे। इसके वर्गमूल में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 बार, 2 बार,
तो 2 बार है, इसमें 2 अंक होंगे और इसका वर्गमूल होता है 84 एक्चुअल में। तो एक्चुअल में इसका कितना अंक हो गया? 2 अंक। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये उदाहरण लेते हैं 64 0 0 0 0 0। अब देखिए इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ पे फिर से बार दीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसके वर्गमूल में 5 अंक होंगे। इसका वर्गमूल एक्चुअल में होता है 8 पे 4 0। तो देखिए हमारा अनुमान सही है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। हम ये देखते हैं इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक आते हैं। तो इसमें भी बार दीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अकेला जो बच जाता है उसमें एक और बार देते हैं। तो इसका इसमें इसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। इसका एक्चुअल वर्गमूल है 2098। अब इस तरह से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर हमको मिलती है तो उसको बार बिठाते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसके वर्गमूल में अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। है ना बहुत कमाल का। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आप 8वां क्लास के वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़िए। मेरा चौथा उदाहरण है किसी घन संख्या के घनमूल का अनुमान लगाना। यानी कोई भी घन संख्या है उसका घनमूल क्या होगा उसका अनुमान लगाना। हम इसको बहुत ही एक्यूरेट ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टेबल है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, उसी तरह से 8 का घन 512, 9 का घन 729। ठीक उसी में 10 का घन 1, 10 का घन 3 जीरो बढ़ गया है, 20 का घन में 8, 3 जीरो 8000, 30 का घन 27000, 60 का घन 2,16,000, 80 का घन 5,12,000, 90 का घन 7,29,000। अब इस टेबल को ध्यान में रखना बहुत ही आसान है, हम मेंटली रख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है मेरा कि 1,10,592 ये एक संख्या है। 1,10,592 और हम चाहते हैं कि अनुमान लगाकर बता दें कि इसका घनमूल जो है क्या होगा। ये पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल अनुमान लगाकर बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 1,10,092 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 64,000 है और ये 1,25,000 है। यानी कि ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है। 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये संख्याएं हैं जो 40 और 50 के बीच में है। इनका घन ये संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके आखिरी में इकाई स्थान पे 2 है। तो कौन सी संख्या है जिसको घन करने पे इकाई स्थान पे 2 आएगा। तो इस टेबल में देखते हैं 8 वैसी संख्या है। 8 का घन करने पे इकाई के स्थान पे 2 आता है। यानी कि इसका घनमूल जो होगा, ये जो दिए गए संख्या का घनमूल जो होगा वो 48 होगा। ये अनुमान लग गया। ये एक्चुअल अनुमान है ना मजेदार। कितने आसानी से हम लोग इसका घन। एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण है हमारा 79,507। हम चाहते हैं कि इसका घनमूल निकालें। 79,507 का क्या घनमूल होगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेबल में किसके किसके बीच में है। ये 64,000 से बड़ा है और 1,25,000 से छोटा है। यानी कि 40 और 50 के बीच में पड़ेगा इसका घनमूल। लेकिन हम इकाई के स्थान पे देखते हैं कि किसका घन करने पे 7 आता है। तो 7 जो है 3 का घन करने पे 7 आता है। तो 41, 42, 43 यानी कि इसका घनमूल जो होगा वो कितना होगा 43। कितना मज़ेदार है। बिना निकाले हम अनुमान लगा के, सिर्फ एक छोटा सा टेबल को ध्यान में रख के हम अनुमान लगा के बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल क्या होगा। अनुमान लगाने का कितना आसान और कितना मज़ेदार तरीका हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। आपसे सिर्फ अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा अनुमानकर्ता बनेंगे और उतना ही अच्छा गुड एस्टिमेटर बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप गुड एस्टिमेटर बनना चाहेंगे।